नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज देश देशांतर में संसद के शीतकालीन सत्र की समीक्षा हम करेंगे, जिसका आज आखिरी दिन था। ये सत्र कई मायनों में निराशापूर्ण रहा और कमोबेश अवरोध की भेंट ही चढ़ गया। हैरानी की बात तो यह है कि देश डिमोनेटाइजेशन के दौर से गुजर रहा है। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर संसद में बहस होनी थी। कई बार इसकी कोशिश भी की गई, लेकिन आखिर कामयाबी नहीं मिली। लोकसभा में 15% और राज्यसभा में सिर्फ 19% काम ही हो सका। 2010 के बाद से पिछले 6 साल का ये सबसे निराशाजनक सत्र रहा। इस सत्र की जो खास बातें रहीं, उनमें पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का नोटबंदी पर बयान और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी और राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के संसद के कामकाज न चलने को लेकर बयान रहे, जो काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आखिर क्यों नहीं हो सका संसद में कामकाज, किसकी है ये जिम्मेदारी और क्या हासिल रहा इस पूरे सत्र से? मेहमानों के जरिए इसको समझने की कोशिश करेंगे। राजनीतिक मेहमानों में मेरे साथ बीजेपी से फिलहाल मौजूद हैं राजेंद्र अग्रवाल, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। दूसरे खास मेहमान आलोक शर्मा मौजूद हैं, स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस पार्टी के। जेडीयू से राज्यसभा के मेंबर हैं हरिवंश मेरे साथ मौजूद है स्टूडियो में, और साथ ही अदिति फडणिस हैं जो कि पॉलिटिकल एडिटर हैं बिजनेस स्टैंडर्ड की। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अदिति, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ कि इस पूरे सत्र को लेकर, खासकर एक ऐसे दौर में ये सत्र हो रहा था जब देश में एक ऐसा माहौल है जो अपने आप में अप्रत्याशित है, अनप्रेसिडेंटेड नहीं हुआ। डिमोनेटाइजेशन का दौर, त्राही त्राही मच रही है। सरकार अपनी तरफ से ये बताने की कोशिश कर रही है कि ये सब कुछ काले धन के लिए, जनता की बेहतरी के लिए हो रहा है। ऐसे में इसी मुद्दे को संसद में ना जा पाना, कोई बहस ना हो पाना, किस तरह से आप पूरे सत्र को देखती हैं? तो कोई भी कहेगा कि ये बहुत ही निंदनीय है। मेरे ख्याल से अगर इस तरह से लड़ाई झगड़ा चलता रहा तो अन्य एजेंसीज बीच में जो वैक्यूम हो जाता है उसमें हाथ मारेंगी, और ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। अन्य एजेंसीज, उदाहरण के तौर पर कोर्ट्स, उदाहरण के तौर पर और लोग, उदाहरण के तौर पर एक तरफा सरकार का काम करना, ये सब होगा। क्योंकि अगर आप आपस में बातचीत करके मामलों को नहीं सुलझाएंगे तो जिस तरह से भारत और पाकिस्तान के बीच शीत युद्ध है, उसी तरह संसद में भी शीत युद्ध हो जाएगा। तो ये बहुत ही दुख की बात है, और हम लोग इसको मतलब किसी को भी ये मान्य नहीं है कि इस तरह से संसद चलनी चाहिए। जी राजेंद्र अग्रवाल जी, ये बताइए, फिलहाल की पूर्ण बहुमत की सरकार है, ऐसे में संसद का ना चल पाना, ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए विपक्ष का ये कहना कि पहली बार संसदीय इतिहास में ऐसा हुआ कि खुद सत्ता पक्ष ने जो है अवरोध डाला संसद में, क्या आप इस आरोप को मानते हैं? पहली बार। और दूसरी बात यह है कि ये भी कहा जा रहा है कि जो पूरी गरिमा है संसद की, जब प्रधानमंत्री संसद में नहीं बोलते, जब विपक्ष के नेता को संसद में नहीं बोलने दिया जाता, तो कहीं ना कहीं हम समझौता कर रहे हैं उन लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ, उन लोकतांत्रिक ट्रेडिशन के साथ जिसके लिए पूरी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बनी है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि सत्र यदि नहीं चलता है तो सबके लिए चिंता की बात है, और संसद रोल मॉडल होना चाहिए लोकतंत्र के अंदर, अन्य जो विधायी काम करने वाले जो भी सदन हैं उनके लिए। और उस दृष्टि से यदि वो अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से नहीं करता है तो जैसा अभी कहा, उसको वो चिंता का भी विषय है, और वो किसी प्रकार से उसका कोई भी समर्थन नहीं कर सकता। देखिए, ये बात ठीक है कि पहली जिम्मेदारी ट्रेजरी बेंचेस की होती है कि वो हाउस को चलाएं, लेकिन विपक्ष के सहयोग के बिना हाउस चल नहीं सकता, ये भी तय है ही। मैं एक सवाल जरा सा मैं चाहूँगा कि इसका कभी उत्तर आए। 16 तारीख को सेशन शुरू हुआ, राज्यसभा के अंदर पूरे दिन चर्चा हुई। वो चर्चा 17 तारीख को राज्यसभा में क्यों नहीं हो पाई? और वो चर्चा 16 को तो लोकसभा स्थगित हो गई थी एक सिटिंग मेंबर की मृत्यु के कारण से, लेकिन 17 को वो लोकसभा के अंदर क्यों नहीं हो पाई? ये एक सवाल ऐसा है कि क्या वजह क्या रही? 16 को चर्चा हो सकती थी, आगे भी चर्चा हो सकती थी। मुझको ऐसा लगता है कि बाद में जो स्टैंड बदला, खासतौर से हमारे कांग्रेस के मित्रों के द्वारा, उसके कारण से अवरोध पैदा होता चला गया। लोकसभा के अंदर स्पीकर ने बहुत कोशिश की कि चर्चा हो, उनकी जिद थी कि वोटिंग के नियम के अंतर्गत चर्चा हो। बाद में एक बार ये भी कहा कि जो स्पीकर कहें उस पर हम करें। स्पीकर महोदया ने कहा कि मैं नियम को छोड़ देती हूँ, नियम को छोड़ दीजिए, आप चर्चा शुरू कीजिए। एक प्रकार से तकनीकी दृष्टि से फिर 193 के अंदर चर्चा शुरू भी हुई, लेकिन बाद में चल करके कुछ भी नहीं हो पाया। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति कांग्रेस की तरफ से भी रही। मैं इस पर ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहता, परंतु मैं ये आखिर के दिनों में, जैसे राहुल जी ने ये बात कही कि मेरे पास कोई व्यक्तिगत जानकारी है, अभी तक तो जानकारी आई नहीं है कुछ भी हो। मुझे लगता है कि संसद को एक मिथ्या
जो काल्पनिक आरोप है उसके लिए उपयोग करने की कोशिश उनके द्वारा की गई। ये पहला ऐसा सत्र था जिसमें कांग्रेस का नेतृत्व केवल राहुल जी ने किया। सोनिया जी अपने अस्वस्थता के कारण से उपलब्ध नहीं थी, और मुझे ऐसा लगता है कि सत्र को न चलने देने के पीछे कहीं ना कहीं 16 तारीख के राज्यसभा चलने के पश्चात राहुल जी का ऐसा कुछ मार्गदर्शन था जिसने निरंतर अवरोध संसद में बनाए रखा और संसद चल नहीं पाई। नहीं, वो बात आपकी अपनी जगह जायज़ है और ये बात कांग्रेस पार्टी से ज़रूर पूछी जाएगी कि क्यों अभी तक वो जो जानकारी जो निजी भ्रष्टाचार की थी हमारे सामने क्यों नहीं आई। इतना गंभीर आरोप लगने के बाद देश के प्रधानमंत्री पे ये आरोप लगा है, कोई मामूली बात नहीं है। लेकिन ये बताइए फिलहाल कि ये बार बार बीजेपी से ये बात पूछी जा रही है कि न सिर्फ विपक्ष बल्कि खुद आपके वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने ये कहा कि ना तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर अनंत कुमार ना ही जो है स्पीकर, दोनों ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई है और दोनों ने वो काम नहीं किया जिससे कि सेशन चल सके। क्या ये वाकई विपक्ष के उस आरोप को आधार नहीं दे रहा है, उसे मजबूत नहीं कर रहा है, जिन्होंने ये कहा कि पहली बार संसद के इतिहास में ये हुआ कि खुद एक पूर्ण बहुमत की सरकार ने, विपक्ष ने नहीं, खुद सरकार ने जो है रास्ता रोका। देखिए, आडवाणी जी केवल भाजपा के नहीं, वो राजनीतिक दृष्टि से संसद के वरिष्ठतम नेता हैं। उनकी जो चिंता है वो बड़ी उचित थी और स्वाभाविक रूप से वो संबोधित कर सकते थे सत्ता के पक्ष को ही, लेकिन मैं समझता हूं कि चिंता कुल मिलाकर के संपूर्ण सदन को लेकर के थी। और अंततः मैं मानता हूं कि आज जैसा भी था सहमति बना करके आखिर एक बिल लोकसभा के अंदर पास हुआ। शायद आडवाणी जी के उस उल्हाने के कारण से, उन चिंता के कारण से हुआ। लेकिन मैं फिर उस बात को दोहरा रहा हूं कि सत्ताधारी दल कितना भी प्रयास करे, यदि विपक्ष तैयार नहीं है, सहयोग देने के लिए तैयार नहीं है। अब जैसे मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, कल जो है विपक्ष के जो प्रमुख विपक्षी दल के नेता उन्होंने कहा कि हम तैयार हैं चर्चा के लिए। आखिर कल क्या हो गया था ऐसा जो उससे पहले वो नहीं कह पाए कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं? कल वो चर्चा के लिए तैयार थे। वो संभवतः इसीलिए कि संसद को उस प्रकार की बात कहने का मंच बनाया जा सके जो संसद के बात अन्यथा नहीं कही जा सकती, शायद इसलिए वो तैयार हुए। कुल मिलाकर जो सारा चलता रहा, एक दिशाहीनता रही, कुछ जो है भ्रम की स्थिति रही, उसके कारण से ये सारा का सारा सत्र बर्बाद हो गया। आलोक शर्मा जी, कई गंभीर सवाल हैं कांग्रेस पार्टी के लिए, न सिर्फ सत्ता पक्ष के लिए बल्कि विपक्ष के लिए भी। सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी की सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी ने कहा कि भूचाल आ जाएगा। अभी तक इंतजार हो रहा है उस भूचाल का कि वो आया क्यों नहीं, बल्कि वो खुद जो है प्राइम मिनिस्टर से, प्रधानमंत्री से मिलने पहुंच गए। उन्होंने विपक्ष की एकता का भी ख्याल नहीं रखा। विपक्ष के लोग, खुद आपके विपक्ष के लोग जो है नाराज हैं कि क्यों ऐसे वक्त में, जबकि संसद का सत्र चल रहा था, आखिरी दिन था, उन्होंने इतना इंतजार नहीं किया और किसानों का सवाल लेके उनके पास पहुंच गए। तो न सिर्फ कि अभी तक उस भूचाल का इंतजार हो रहा है, उन गंभीर आरोपों का इंतजार हो रहा है, बल्कि विपक्ष की एकता को भी नुकसान पहुंचा है। देखिए, मैं समझता हूं कि सबसे पहले तो भूचाल शब्द जो है, भूचाल तो आर्थिक तौर पर पूरे देश में आया ही हुआ है। जब 4 करोड़ लोग सुबह उठकर लाइनों में खड़े हो जाते हैं तो इससे बड़ा कौन सा भूचाल हो सकता है। जहां तक माननीय राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट की बात है, संसद अगर चलती 2 दिन जिस तरह से व्यवधान रहा है उनके स्टेटमेंट देने के बाद भी, तो ज़रूर वो सबूत के साथ, तथ्यों के साथ संसद के पटल पर रखे जाते। जिस संसद के पटल पर, जिस संसद के बाहर आकर मोदी साहब ने माथा टेका था, उसी संसद की गरिमा को जिस तरह से सत्ताधारी दल ने ठेस पहुंचाई है, ये बहुत ही दुखद है। आप बताइए, जेटली साहब ने और सुषमा स्वराज जी की ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट्स हैं पिछले जो पार्लियामेंट सेशंस रहे हैं उसमें, पिछली सरकार के दौरान, कि संसद को चलाना सत्ताधारी पक्ष का काम है। आलोक शर्मा, जवाब नहीं दिया आपने मेरे सवाल का। आप अपना जवाब जारी रख सकते हैं, लेकिन सवाल का जवाब दीजिए। कहाँ है वो सबूत, वो गंभीर आरोप? जरूर, मैं समझता हूँ आरफा जी, उसको सही उचित समय पर, उचित प्लेटफॉर्म पर जरूर दिया जाएगा। देश की जनता को मायूस नहीं किया जाएगा। देश की जनता को तथ्यों के साथ, जुमलेबाजी के साथ नहीं, तथ्यों के साथ उसका उत्तर दिया जाएगा। जहां तक बात आपने कहा कि भूचाल, पूरे देश के अंदर गुलाबी गैंग काम कर रहा है। कहीं 10 करोड़ पकड़े जा रहे हैं, कहीं 20 करोड़, एक एक बैंक में 600-600 करोड़ के घोटाले हैं। तो इससे बड़ा और कौन सा आर्थिक भूकंप आने की आवश्यकता अभी समझ आ रही है। लेकिन जब तथ्य आएंगे तो मैं समझता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन अभी 3-4 चीज़ें हमारे बीजेपी के वरिष्ठ सांसद महोदय ने कही। देखिए साहब, जब से हमारी सरकार गई है, आपकी आई है, एफिशिएंसी वाइज, प्रोडक्टिविटी वाइज, नंबर ऑफ बिल्स वाइज, नंबर ऑफ आवर्स वाइज, राज्यसभा हो चाहे लोकसभा हो, हमने आपका सहयोग किया है और हम हमेशा बेटर रहे हैं। चाहे वो इंश्योरेंस का बिल रहा हो, चाहे एफडीआई का रहा हो, चाहे जीएसटी का बिल रहा हो, जो 8 साल तक आपने रोके रखा, हमने सब पास किए हैं। लेकिन जब देश के 4-4 करोड़ लोग, 5-5 करोड़ लोग सुबह लाइन में खड़े हो जाएं और प्रधानमंत्री महोदय दूसरे मंचों पर भाषण दें, कहें कि साहब मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, तब दुखद होता है। 350 सांसदों के साथ प्रधानमंत्री महोदय संसद के अंदर बैठे हुए हैं और पीएम कह रहे हैं कि साहब मुझे विपक्ष बोलने नहीं दे रहा है। मैं समझता हूं इससे ज़्यादा कोई दुखद चीज़ हो नहीं सकती है।
नहीं, आपने लेकिन कहा आलोक जी जिस तरह का मोमेंटम पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बनाया, जिस तरह से उन्होंने जो बयान दिया जिसको पूरी गंभीरता के साथ लिया गया, देश ने बैठ के उस बयान को देखा, उस पर चर्चाएं हुई, उन्होंने बयान दिया था कि ऑर्गेनाइज लूट और लीगलाइज प्लंडर की जो बात की थी, कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी या विपक्षी दल जो है उस मोमेंटम को बना के नहीं रख पाए। और इस सवाल का भी जवाब दीजिए जो अभी राजेंद्र अग्रवाल यहाँ दे रहे हैं कि 16 तारीख के बाद आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों एक दिन जो है वो संसद चली, राज्यसभा चली और उसके बाद से नहीं चलने दिया गया? देखिए, मैं समझता हूं कि मनमोहन सिंह साहब ने जो बात कही उसको कितनी गंभीरता से सत्ता पक्ष ने लिया, वो तो वेंकैया नायडू जी का जो तुरंत स्टेटमेंट आया कि हमें उनके सुझाव की आवश्यकता नहीं है, इसी चीज़ से पता चलता है। लेकिन उन्होंने जो कहा वो सत्य कहा। अब बीजेपी के लोग अगर ये समझें कि आडवाणी साहब ने भी जो कहा वो गलत कहा, तो ये उनकी सोच हो सकती है। जहाँ तक बात है कि हमने सदन एक दिन चला, 2 दिन चला, मैं समझता हूँ कि इतना बड़ा विषय था, हमारी मांग केवल ये थी कि प्रधानमंत्री महोदय आकर उस पर भाषण दें, क्योंकि प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं निर्णय लिया है। आरबीआई ने भी अपना निर्णय नहीं बताया कभी भी। जिस तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया है कि उसको संवैधानिक पीठ को मामला भेजना पड़ा है, मैं समझता हूं कि प्रधानमंत्री महोदय को इस पर चर्चा करनी चाहिए थी। जब विपक्ष बार बार कह रहा है कि हम चर्चा करना चाहते हैं, विपक्ष कह रहा है चलिए छोड़िए, नियम भी छोड़ देते हैं, 193 या जो भी नियम जिसके अंदर वोटिंग है वो भी छोड़ देते हैं हम, तो क्यों नहीं फिर चर्चा हो पाई? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार चाहती ही नहीं थी। इस बार पहली बार देखने को मिला कि सत्ता पक्ष के सांसद वेल के अंदर हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर नारे लगाते देखे गए। मैं समझता हूं लोकतांत्रिक संसदीय प्रणाली में ऐसा पहली बार देखने को मिला है। स्पीकर महोदय की तरफ से एक बार भी औपचारिक अनौपचारिक सर्वदलीय बैठक बुलाने का प्रयास नहीं किया गया। 174 का जहां पर संसदों को कहीं पर सस्पेंड किया जा सकता था, पेनलाइज किया जा सकता था, उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया, क्योंकि वो विपक्ष के खिलाफ करती तो सत्ता पक्ष के खिलाफ भी करना पड़ता। आलोक जी वापस आती हूँ। हरिवंश, ये बताइए, 2-3 महत्वपूर्ण सवाल उठ रहे हैं। जिस तरह देश के राष्ट्रपति ने ये कहा कि उनके टीचर ने जो है उन्हें 3 डी सिखाए थे, जिसमें डिबेट, डिसेंशन और डिसीजन था। इनमें 2 चीज़ें तो नजर आ रही हैं, डिबेट भी है, डिसेंशन भी है, लेकिन कोई फैसला नहीं हो पा रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि हमें चौथा डी भी सिखाया जाना चाहिए था, वो है डिसरप्शन की अवरोध। जाहिर है, साफ तौर पर देश का राष्ट्रपति ये भी कहता है, निराशा उनके शब्दों में झलक रही है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति ने कहा कि कहीं ना कहीं जो एग्जीक्यूटिव है उसको जिम्मेदार बनाने के लिए सवाल पूछे जाने ज़रूरी हैं, बहस ज़रूरी है। अगर आंसरेबिलिटी, जवाबदेही सरकार की अगर पार्लियामेंट की तरफ नहीं होगी तो कहाँ होगी आखिर? आपको नहीं लगता कि ये बहुत बड़ा समझौता हो रहा है? दरअसल हमें यह गौर करना चाहिए कि पिछले लगभग 25-30 वर्षों से भारतीय लोकतंत्र एक अद्भुत संकट से गुजर रहा है। आपको मैं याद दिलाना चाहूँगा, 80 से जब से बोफोर्स का आरोप शुरू हुआ, आप देखें 45 दिन संसद नहीं चली। उसके बाद नरसिंह राव की सरकार आई, फिर गतिरोध पैदा हुआ किसी इशू पर, लंबे समय तक बहिष्कार हुआ। फिर वाजपेयी जी की सरकार एनडीए आई, तहलका प्रकरण हुआ, उसमें लंबे समय तक हुआ। फिर बीजेपी के लोगों ने किया जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उसके बाद आज ये स्थिति देख रही। तो लंबे समय से यह भारतीय लोकतंत्र लगता है पटरी से फिसल रहा है। और हम एक आम तौर से बैठ करके ये विश्लेषण करते हैं, यह सही है कि पहली बार सरकारी पक्ष कल दिखाई दिया जो इस बहस को अवरोध करना चाहता था। लेकिन सिर्फ एक दिन की बात नहीं है, 16 तारीख के बाद लगातार आपको मैं बता सकता हूं, वेल में लोग जाते हैं, चिल्लाते हैं, एक तरफ पीठ पर हमारे चेयरमैन खड़े होते हैं, डिप्टी चेयरमैन खड़े होते हैं, दोनों उस पुरानी परंपरा के, जो एक बेहतर परंपरा राधा कृष्णन से लेकर के जाकिर हुसैन की रही है, उसके प्रतिनिधि के रूप में दिखाई देते हैं। और हमारे चेयरमैन हैं वेरी एकेडमिक बैकग्राउंड के, उस परंपरा के व्यक्ति हैं। डिप्टी चेयरमैन जिस तरह से हमेशा वो आपको टो पर दिखाई देंगे, फिर भी अनुशासन नहीं दिखाई देता। रोज राज्यसभा के जो बुलेटिन आता है उसमें लिखा रहता है नाम कि फला फला सदस्य वेल में आए, किस तरह से असंयमित व्यवहार किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। मुझे लगता है कि हमें नए सिरे से सोचना चाहिए। और सिर्फ एक तथ्य आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होनी चाहिए, डेफिनेटली होनी चाहिए। और सिर्फ एक राष्ट्रपति की चिंता नहीं, आज मैं आपको बताना चाहूंगा, स्पीकर लोकसभा उन्होंने कहा है कि 91 घंटे 59 मिनट्स, यानी टोटल 92 आवर्स काम नहीं हुए लोकसभा में। राज्यसभा में आज चेयरमैन ने कहा कि सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें, और विरोध करना और नारे लगाना, एक तरह से इस तरह का आचरण करना जो अमर्यादित हो, उसके बीच उन्होंने चिंता जाहिर की। लेकिन विपक्ष पर भी काफी आरोप हैं, विपक्ष को के लेकर खासकर सरकार ये कह रही है कि वो कामकाज चाहती है, वो चर्चा चाहती है, लेकिन विपक्ष कहीं ना कहीं इसे एक नाकाम सरकार के तौर पर दिखाने की कोशिश में सिर्फ शोर शराबे के अलावा विपक्ष की जो कंस्ट्रक्टिव एक भूमिका होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। मैं अपनी ओर से कोई आरोप नहीं लगाना चाहूंगा किसी के ऊपर। आप राज्यसभा की कार्रवाई, उसकी बुलेटिन जो रोज निकलती है, निकाल कर देख लीजिए किन लोगों के नाम है।
हम सारे दलों के लिए यह चिंता का विषय है। और मैं मानता हूं कि चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, सिस्टम के हम हिस्से हैं, हम में से एक एक की नैतिक जिम्मेदारी है। हमारे राज्यसभा में चेयरमैन खड़े हों, डिप्टी चेयरमैन खड़े हों और 20 आवाज एक साथ आए, हम क्या देश के सामने आदर्श रख रहे हैं। मैं रोज पूछता था खुद से कि आज मैं राज्यसभा से लौट रहा हूं, मैंने देश को क्या दिया। मैंने सारी सुविधाएं ली, सारा महत्व लिया, और एक सांसद का क्या महत्व है अपनी व्यवस्था में हम सब जानते हैं, लेकिन हमने देश को रिटर्न क्या दिया। ये सवाल चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे हम विपक्ष के लोग हों, सबके सामने होना चाहिए। यानी आप ये कह रहे हैं कि वक्त आ गया है कि अब निश्चित तौर बाकायदा पे सांसदों पे कार्रवाई होनी चाहिए। सिर्फ कार्रवाई नहीं, आत्मसंयम से लेकर सारी चीजें होनी चाहिए। क्योंकि एक सवाल मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, अदिति जी ने सही कहा कि अगर पार्लियामेंट्री फोरम कमजोर होगा तो बाकी जो फोर्सेज हो ताकतवर होंगे, वो बढ़ेंगे। हम लोग युवा थे, उन दिनों बहुत सारे ऐसे युवकों से हम लोग का संवाद या विमर्श होता था जो नक्सल विचारों से सहमत होते थे। उनसे मुख्य विवाद का विषय होता था वो संसदीय व्यवस्था पर यकीन नहीं करते थे। हम लोग कहते थे कि नहीं, संसद ही वो फोरम है जहां से चीजें एक हल निकल सकती हैं और बहुमत और बाकी लोग मिलकर के एक ऐसा रास्ता निकाल सकते हैं जिस पर देश आगे बढ़ सकता है। आज बताइए वैसे लोगों को हम क्या जवाब दे सकते हैं जब पार्लियामेंट में इस तरह का हमारा आचरण हो। जी। और अदिति जी, एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा रिजाज, तो आज दिखाई दे रहा है देश में कहीं 300 करोड़ किसी की संपत्ति मिल रही, कहीं 50 करोड़ में, कहीं 100 करोड़। यानी भारत का मध्य वर्ग, उसका चरित्र क्या दिखाई दे रहा है। जो बैंकों में लोग हैं वो किस तरह दिखाई देते हैं। क्या ये चीज पार्लियामेंट में डिस्कस नहीं हो और रहा? ये सारी चर्चाएं जिसमें जो है 1 करोड़, 1.25 करोड़ जो है, 125 करोड़ लोग प्रभावित हो रहे हैं, उस मुद्दे पर अगर चर्चा हम नहीं हो रही है संसद में, डिमोनेटाइजेशन के होने वाले प्रभावों पर विपक्ष के रूप में सीरियस है या सत्ता पक्ष के रूप में, तो दोनों के लिए आवश्यक था कि देश किस हालत में पहुंच गया है कि हमारा मध्य वर्ग भ्रष्टाचार का प्रतीक बन रहा है, उस पर बहस होनी चाहिए थी। अदिति पर कहीं फडणवीस, कुछ बताइए, बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में जहां संसद का जो रोल है, जो किरदार है, लगातार घटता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 6 साल का सबसे बदतरीन जो है ये सेशन रहा। फिलहाल मोदी सरकार में फिलहाल 2.5 सालों में सबसे खराब सेशन रहा। ये तो आंकड़े भर हो सकते हैं, कितने करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हुए ये भी एक आंकड़ा हो सकता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि सैद्धांतिक रूप से अगर हम ये देखें कि एक लोकतंत्र में संसद का क्या रोल होता है, एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में संसद का क्या रोल होता है, ऐसे में सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों के बड़े नेता, ना प्रधानमंत्री बोल पाते हैं, ना राहुल गांधी बोल पाते हैं, या दूसरे भी जो महत्वपूर्ण नेता हैं दूसरी पार्टियों के, वो नहीं बोल पाते, लेकिन संसद के बाहर वो बोल रहे हैं। ऐसे में आप क्या समझती हैं कि क्या वाकई संसद का जो कद है, जो उसका किरदार है, जो उसका महत्व है, क्या वो घट रहा है? एक साधारण व्यक्ति जो कि ये सब टीवी पर देखता है, तो उसकी तो प्रक्रिया यही रहेगी, प्रतिक्रिया यही रहेगी कि अगर कोई काम नहीं कर रहे हैं ये लोग अगर संसद में, तो हम क्यों चुनाव में भाग लें, हम क्यों इनको भेजें संसद। इसमें खर्चे की बात नहीं है, खर्चा जरूरी है लेकिन खर्चे का सवाल नहीं है। और उस आम आदमी का संसद में विश्वास, संसद की साख का सवाल है कि आप संसद है क्यों, किस लिए है। ये लोग आपस में बहस कर रहे हैं, आपस में एक दूसरे से बात करते हुए पूछ रहे हैं, बसों में, मेट्रो स्टेशन में, ट्रेन में लोग पूछ रहे हैं कि हम क्यों रखें इस संसद को, जो कि सुबह से शाम तक हल्ला मचाता रहता है और एक दूसरे से बात करने नहीं करता लेकिन है। अदिति, डराने वाली बात यह है कि अभी हाल ही में एक सर्वे हुआ था जिसमें काफ़ी तादाद में लोगों ने संसदीय लोकतांत्रिक जो प्रणाली है उसमें अपना विश्वास नहीं जताया है। क्या इसके लिए हमारे सांसद जिम्मेदार हैं? निश्चित रूप से, और कौन जिम्मेदार है आप बताइए। मेरे ख्याल से सांसद ही जिम्मेदार हैं, और सांसद जिस तरह से पेश आते हैं और जिस तरह से आपस में झगड़ा करते हैं, जिस तरह से एक दूसरे को बोलने नहीं देते, आखिर अगर सबकी आवाज़ इतनी ऊंची हो जाएगी तो किसी की आवाज़ कोई नहीं सुनेगा। तो जब हम किसी मंदिर या मस्जिद या गुरुद्वारे में जाके उनसे कहते हैं आप लाउडस्पीकर थोड़ा धीमा कर दीजिए, क्योंकि हम क्यों चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि सबकी आवाज़ सुनाई दे। हम ये नहीं चाहते कि कोई एक आवाज़ बाकी आवाज़ों को दबा दे। फिलहाल आपका क्या आकलन है, क्या असेसमेंट है इसमें? सत्ता पक्ष विपक्ष दोनों को हम देखना चाहते हैं और बहुत ईमानदाराना तरीके से हम यहाँ पर आकलन कर रहे हैं कि वाकई इस सत्र में किसकी जिम्मेदारी रही। आप क्या समझती हैं? नहीं, दोनों तरफ की जिम्मेदारी है। मुझे नहीं लगता कि केवल सत्ता पक्ष का ही दायित्व है कि संसद ठीक ठाक चले। सत्ता पक्ष अक्सर विपक्ष का ये आरोप है, प्रधानमंत्री जो है संसद जब सत्र चल रहा था उस दौरान भी पार्लियामेंट के बाहर वो बोलते रहे, लेकिन आखिर में आके बिल्कुल वो वहां पर रहे जहां बोलने नहीं दिया गया उन्हें, लेकिन वो संसद में नहीं आए। इस बात को आप कितना गंभीर मानती हैं? नहीं, मेरे ख्याल से प्रधानमंत्री का संसद में आना या ना आना और उनका बोलना या न बोलना इस बात का द्योतक है कि वो किस परिस्थिति में है, वो अपने आप को कितना सशक्त मानते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर वो आते तो अच्छा होता, बोलते तो अच्छा होता, सारी दुनिया सुनती, देश सुनता।
लेकिन वो क्या नहीं बीजेपी का बोले। पक्ष ठीक है कि ये बीजेपी तय करेगी कि प्रधानमंत्री बोलें या ना बोलें? अब ये तो बीजेपी अगर राजनीति करना चाहते हैं तो बात दूसरी है। प्रधानमंत्री क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोले, ये तो हमें हमारी समझ में आया ही नहीं, क्यों नहीं आए, क्यों नहीं बोले। राजेंद्र अग्रवाल जी, क्या वाकई आपके पास इस बात का जवाब है? और साथ ही मेरा एक और सवाल ये भी है कि प्रधानमंत्री भी न सिर्फ के सांसद, संसद के ही उत्पाद हैं। संसद ही जाहिर है वो एक इंस्टीट्यूशन है जिसके जरिए तमाम सांसद निकलते हैं, प्रधानमंत्री भी एक सांसद होता है। क्या आपको नहीं लगता कि जो बयान उन्होंने संसद के बाहर दिए वो बयान संसद में होने चाहिए थे? डिमोनेटाइजेशन के मुद्दे को भी अगर हम देखें तो उसकी घोषणा भी संसद सत्र के दौरान होनी चाहिए थी, पार्लियामेंट में होनी चाहिए थी। कई जानकार इस बात को कह रहे हैं कि दरअसल संसद के बाहर आप जो भी बात कहते हैं वो देश के मेमोरी में, उसकी याददाश्त में दर्ज नहीं होता, बल्कि संसद में बोले जाने पर जो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी होती है दरअसल उसमें दर्ज होता है। तो कहीं ना कहीं जो वज़न है, एक जो किरदार है, जो गरिमा है, जो साख है संसद की, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो रही है कि प्रधानमंत्री ने वहाँ घोषणा नहीं की, बल्कि उससे बाहर जो है वो प्राइम टाइम का उन्होंने फ़ायदा उठाकर और प्राइम टाइम में जो है इस बात की घोषणा की, संसद सत्र का इंतजार नहीं किया। उसके तो कई कारण और भी हो सकते हैं, इसलिए उस पर तो, और मैं ऐसा मानता हूँ कि बहुत सारी घोषणाएं संसद के अलावा भी होती हैं और उसको रोका भी नहीं जा सकता। हाँ, ये बात जरूरी है, जो सत्र चल रहा हो तो साधारणतया पॉलिसी स्टेटमेंट सदन के बाहर नहीं होने चाहिए, बात एक स्वीकार्य है और लोग इस बात को मानते भी हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी हाउस के अंदर पहुंचे, आपको ध्यान होगा जिस दिन मनमोहन सिंह जी का वक्तव्य हुआ उस दिन प्रधानमंत्री जी क्वेश्चन आवर के समय वहां पर पहुंचे। उन्होंने जिद की कि स्थगन कीजिए, विपक्ष ने जिद की, मैंने उसको कार्रवाई को देखा क्योंकि लोकसभा उस दिन स्थगित हो चुकी थी, तो जिद की। अरुण जेटली जी विपक्ष के नेता हैं वहां पर, उसके सत्ता पक्ष के नेता हैं, उन्होंने उसको स्वीकार किया और तत्काल बहस शुरू हुई। आपको ध्यान होगा मनमोहन सिंह जी ने उसको फिर एक प्रकार से उसको शुरुआत की। इसके बाद पूरे घंटे पर चर्चा चलती रही, लंच हो गया। लंच के बाद प्रधानमंत्री जी नहीं आ पाए, उनकी और व्यस्तताएं हो सकती हैं। ये विषय बनाएगा कि प्रधानमंत्री जी क्यों नहीं आए, हम चर्चा नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर चर्चा नहीं हुई। आपको लगता है जिद नहीं करनी अगले दिन नहीं करें, अगले दिन फिर प्रधानमंत्री जी आए, भोजन के बाद दोबारा बैठे, तब जो ये हुआ कि वो माफी मांगे। यानी जो सारी चीजें थी, ऐसा लगता रहा कि विपक्ष ये चाहता ही नहीं था कि चर्चा आगे बढ़े। प्रधानमंत्री जी इंटरवीन करेंगे या जवाब देंगे तभी तो देंगे जब वो चर्चा होगी। जब चर्चा हो ही नहीं रही है तो किस प्रकार से जवाब दे वहां पर वो? ये तो आप संसदीय परंपरा के अंदर, संसदीय व्यवस्था के अंदर ये बात तो माननी पड़ेगी ना। एक बात मुझे और लगती है जो मैं कहना चाहता हूं, देखिए हमेशा चेयर से, चाहे वो राज्यसभा हो चाहे वो लोकसभा हो, भाई नियम नहीं है, भैया आप ऐसा मत करिए, आप जो है ये पर्चे मत दिखाइए, आप जो वेब में बताइए, आप नारे मत बताइए, ये सब होता रहता है। मुझको ऐसा लगता है कि समय आ चुका है कि नियम के अनुसार स्वाभाविक रूप से व्यक्ति को, सांसद को दंडित किए जाने की व्यवस्था वहां पर हो। ठीक है, ये स्पीकर को भी संभवतः स्पीकर को भी अपने उस नियम के अंतर्गत स्वाभाविक कार्रवाई करनी चाहिए। जो वेल में आ रहा है, जो स्टिकर दिखा रहा है, जो पर्चे फाड़ रहा है, जो ट्रेजरी बेंच की तरफ आ रहा है, या ये भी यदि जा रहे हैं तो अपने आप ही, जैसे राज्यसभा में व्यवस्था उनके नाम आते हैं, वो अपने आप एक दिन के लिए या 2 दिन के लिए जो तय करें, मुझे लगता है उसका समय आ गया, तय होना चाहिए। किसी को भी बंद करने का अधिकार नहीं होना चाहिए। देखिए, अभी समय नहीं आया है। संविधान में ऑलरेडी प्रावधान है, स्पीकर की पावर्स में अगर आप देखेंगे तो उसमें जो 174 का पार्ट है उसमें ऑलरेडी प्रावधान है। हम तो जानना चाहते हैं स्पीकर महोदय ने क्यों नहीं उसका उपयोग किया। अगर इस तरह की बात थी तो उपयोग किया जाना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं स्पीकर महोदया की जो कार्यप्रणाली है उस पर भी शुरू से प्रश्न चिन्ह लगते रहे हैं कि किस तरह से उन्होंने किसको समय दिया, किसको कितना समय दिया, कम दिया, ज़्यादा दिया। मैं समझता हूँ वो एक अलग चर्चा का विषय है, लेकिन जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आती है, संवैधानिक संस्थाओं का हमेशा दुरुपयोग होता है, उनकी कहीं ना कहीं साख गिराई जाती है। संसद की साख भी जिस तरह से पिछले सेशन में सत्ता पक्ष ने गिराई है, स्वयं वेल में जाकर, स्वयं नारे लगाकर, ये बहुत ही दुखद है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह से अभी अदिति जी ने भी कहा कि एक व्यक्ति की आवाज ऊपर रहे और बाकी सबकी दबा दी जाए, वही चीज हुई है कि मोदी साहब की आवाज ऊपर रहे और पूरी संसद की आवाज को दबा दिया जाए। शुक्रिया, मेरे पास समय समाप्त हो गया है। 20 सेकंड, हरिवंशी। नहीं, निश्चित तौर से दंडात्मक प्रावधान होना चाहिए, और जैसा मुझे लगता है कि राज्यसभा के हमारे चेयरमैन साहब ने कहा था, ऑटोमेटिक एक्सपल्सन, इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। अन्यथा अनुशासन न हो तो संसद नहीं चल सकती, और संसद नहीं चलेगी तो देश के सामने हम लोकतंत्र का कोई विश्वसनीय उदाहरण पेश नहीं कर सकते। लोकतंत्र को बचाए रखने के लिए जरूरी है, और लोगों का लोकतांत्रिक प्रक्रिया में और खासकर संसदीय लोकतंत्र में विश्वास जगाने के लिए जरूरी है। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। केवल एक चीज,
सत्ताधारी दल एक बार भी वेल में नहीं आया। मैं ऑन रिकॉर्ड इस बात को कह रहा हूं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का। तो साफ तौर पर उम्मीद हम ये कर सकते हैं कि इस सेशन से हमें कुछ लेसन्स मिले होंगे, कुछ ऐसे सबक मिले होंगे जो आने वाले बजट सत्र में कम से कम हम उसे दोहराने की कोशिश नहीं करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एक लोकतंत्र में, एक संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों का विश्वास कहीं सांसदों से, संसद से, उस प्रणाली से न उठ जाए। इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।